बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है कंजेनिटल हार्ट डिजीज। व्हाट डज इट मीन बाय कंजेनिटल हार्ट डिजीज? मींस के वो डिजीज जो बच्चे में पैदाइशी तौर पे प्रेजेंट होंगी उन्हें हम कह देंगे कंजेनिटल हार्ट डिजीज। अब देखो, हमें कैसे पता चलेगा कि बच्चे में कंजेनिटल हार्ट डिजीज है या नहीं है? तो इसमें ना दो टाइप्स आती हैं, एक सियानोटिक हार्ट डिजीज होती हैं, एक ए सियानोटिक हार्ट डिजीज होती हैं। देन व्हाट इज सियानोसिस? सियानोसिस होता है ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन, उसको हम क्या कह देते हैं? सियानोसिस है। ठीक है, अब ये जो सियानोसिस है ना, इसकी दो टाइप्स होती हैं, एक होती है सेंट्रल सियानोसिस, एक होती है पेरिफेरल सियानोसिस है। हमारे काम की जो आज है वो है जनाब सेंट्रल सियानोसिस। क्योंकि ये जो कंजेनिटल हार्ट डिजीजेस हैं इनमें जो सियानोसिस होती है वो होती है सेंट्रल सियानोसिस होती है। अब सेंट्रल सियानोसिस का क्या मतलब है? इट मींस के वो जो बच्चा होगा उसके जो लिप्स होंगे वो आपको ब्लू मिल जाएंगे। ठीक है, देन आपके जो उसके नेल बेड्स होंगे वो भी आपको ब्लू मिल जाएंगे। देन उसका जो कंजक्टिवा होगा, कंजक्टिवा मींस के ये जो आंख के ऊपर आपका आईलिड होता है ना, इसको आप इस तरह करके मोड़ के देखो ना, तो वो जो लेयर होती है, झिल्ली सी होती है, उसको हम क्या कहते हैं? कंजक्टिवा। तो वो भी आपको क्या मिल जाएगा? ब्लू मिल जाएगा। तो इससे आपको कंफर्म होगा कि इस बंदे को क्या है? सेंट्रल सियानोसिस है। इस बच्चे को क्या मींस कि जब बच्चा पैदा होगा ना, तो आप उसके लिप्स देखोगे, उसका ये दूसरा नेल बेड्स देखोगे, तो आपको पता चल जाएगा इस बच्चे को सेंट्रल सियानोसिस है। और सेंट्रल सियानोसिस क्यों होती है? बिकॉज ऑफ सियानोटिक हार्ट डिजीज होती है। अब इसमें भी आगे जो सियानोटिक हार्ट डिजीज है ना, उसमें भी आगे हमने डिफरेंट टाइप्स पढ़नी है। फिलहाल आपको पता चल गया कि व्हाट इज सेंट्रल सियानोसिस। इसमें पैथोजेनेसिस क्या होती है सेंट्रल सियानोसिस में? इसमें सीन ये होता है कि डिक्रीज्ड होती है ऑक्सीजन इन द ब्लड। मींस के ब्लड नॉर्मल जा रहा है, फॉर एग्जांपल दिस इज ब्लड वेसल। आपको पता है इसमें क्या होता है? ब्लड सेल्स होते हैं, आरबीसीज होते हैं। आरबीसीज क्या कर रहे होते हैं? ऑक्सीजन लेके जा रहे होते हैं, हमारे ऑर्गन्स के पास ऑक्सीजन लेके जा रहे होते हैं। आपको पता है जब नॉर्मल ऑक्सीजन का लेवल हो तो आपका ब्लड क्या होता है? रेड होता है। आपका ब्लड क्या होता है? रेड। मींस के हम जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसको किससे डिनोट करते हैं? उसमें ब्लड आपको क्या मिलेगा? रेड मिलेगा। जबकि जो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जिसमें ऑक्सीजन कम होती है वो आपको क्या मिलता है? ब्लू मिलता है। तो अब देखो, ये जो सेंट्रल सियानोसिस वाला बंदा है इसमें क्या है कि डिक्रीज्ड ऑक्सीजन है, ब्लड में क्या है? कम ऑक्सीजन है। तो इसमें आपको क्या मिल जाएगा? ब्लू ब्लड मिलेगा। और इसी वजह से आपको क्या मिल रही है? सेंट्रल सियानोसिस। आपके लिप्स में जो ब्लड वेसल्स हैं उनमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, मींस के कम ऑक्सीजन वाला ब्लड है। इस वजह से आपको उस बंदे में क्या मिलेगी? सेंट्रल सियानोसिस मिलेगी। देन व्हाट इज पेरिफेरल सियानोसिस? पेरिफेरल सियानोसिस के नेम से ही जाहिर है कि ये पेरिफेरीज पे होगी। पेरिफेरीज पे कहाँ पे? लिम्स पे। मींस के आपकी ये जो हाथों की उंगलियां, आपकी जो पाओं की उंगलियां, वो क्या होंगी? ब्लू होंगी। और ये पेशेंट जो होगा उसको हम कह देंगे कि इस बंदे को क्या है? पेरिफेरल सियानोसिस है। और पेरिफेरल सियानोसिस कब होती है? ये होती है जब बंदे को हार्ट फेलियर हो। अब हार्ट फेलियर में क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल ये आपका हार्ट है, ठीक है, हार्ट ने क्या करना होता है? पंप करना होता है। ये आपको पता है जनाब, लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, देन एओर्टा होता है, और एओर्टा से आगे सारी बॉडी को सप्लाई हो जाती है ब्लड की। लेकिन जो हार्ट फेलियर वाला बंदा होता है उसका हार्ट फेल कर जाता है। जब हार्ट फेल करता है तो एओर्टा में ब्लड कम आएगा। जब एओर्टा में ब्लड कम आएगा तो जो हमारी एक्सट्रीमिटीज हैं, मींस के हमारा जो लिम्स हैं, जो हमारे हार्ट से काफी दूर ऑर्गन्स हैं, उसमें क्या आ जाते हैं? हमारे हार्ट से काफी ज्यादा दूर ऑर्गन्स। मींस के आपकी हाथों की उंगलियां, आपकी पाओं की उंगलियां, उधर और कम ब्लड जाएगा। हमारे हार्ट से कम ब्लड आ रहा है तो हाथों की उंगलियां जो पास पास ऑर्गन होंगे उनको फिर भी प्रॉपर ब्लड मिल जाएगा। लेकिन जो दूर होंगे हार्ट से उनको बहुत कम ब्लड मिलेगा। जब उनको बहुत कम ब्लड मिलेगा तो उधर ज्यादा कौन सा ब्लड होगा? उधर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, क्योंकि उधर ऑक्सीजनेटेड ब्लड इतना पहुंच ही नहीं रहा। तो वो डीऑक्सीजनेटेड आपके सामने कैसे प्रेजेंट करेगा? वो प्रेजेंट करेगा, उसकी ब्लू टूज होंगी, उसकी क्या होंगी जनाब? हाथों की उंगलियां भी क्या होंगी? ब्लू होंगी। तो इसी को देखने के लिए मैंने डायग्राम्स निकाली हुई है ताकि आप लोग इसमें डिफरेंशिएट कर पाओ कि व्हाट इज सेंट्रल एंड व्हाट इज पेरिफेरल सियानोसिस। तो ये आप देख सकते हैं, ये आप डायग्राम में देख सकते हैं। अब आप लोग खुद इसमें डिफरेंशिएट करो कि इसमें कौन सी सेंट्रल सियानोसिस है, कौन सी पेरिफेरल सियानोसिस है। तो ये आप देख सकते हो कि इस बच्चे के क्या है कि लिप्स भी और टंग भी क्या है? ब्लू है। इट मींस के ये कौन सी सियानोसिस है? सेंट्रल सियानोसिस है। ठीक है, देन आप देख सकते हो कि ये जो पेशेंट है इसके जो फिंगर्स हैं वो ब्लू हैं। इट मींस के इस पेशेंट को कौन सी है? पेरिफेरल सियानोसिस है। ये जस्ट हम अभी कंसेप्ट बिल्ड कर रहे हैं। लेकिन आज जो हमारा ताल्लुक है वो है सेंट्रल सियानोसिस के साथ। जो हमारे पास पेशेंट आएंगे, जो बच्चे आएंगे, उनको क्या होगी? सेंट्रल सियानोसिस होगी। ठीक है, तो ये हमने थोड़ा सा इस बारे में अपना कंसेप्ट बना लिया कि व्हाट इज सियानोसिस, व्हाट इज सेंट्रल सियानोसिस, व्हाट इज पेरिफेरल सियानोसिस, और इनका सारा मैकेनिज्म क्या था। देन आगे चलते हैं।
आगे आ गया कि ये सियानोसिस होगी क्यों। सियानोसिस, सेंट्रल सियानोसिस में मैंने आप लोगों को बता दिया कि जब भी आपकी बॉडी की तरफ कम ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा, फॉर एग्जांपल ये ब्लड वेसल है, फॉर एग्जांपल ये आपकी एओर्टा, एओर्टा आपको पता है डिफरेंट ब्रांचेस देती है, पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई करती है ऑक्सीजनेटेड। अब एओर्टा में क्या हो, कम ऑक्सीजन वाला ब्लड जाए आपकी बॉडी की तरफ, तो जाहिर सी बात है आपको क्या मिल जाएगी, सेंट्रल सियानोसिस मिल जाएगी। लेते हैं ये, इसमें बनने में क्या होगा, कंजेनिटल हार्ट डिजीज में राइट टू लेफ्ट शंट होगा। अब व्हाट डज इट मीन बाय राइट टू लेफ्ट शंट, तो मैंने आप लोगों को पढ़ाया हुआ है, क्या पढ़ाया हुआ है कि जनाब शंट का क्या मतलब होता है, कोई भी एबनॉर्मल रास्ता, जो नॉर्मल रास्ता था उससे हट जाना, तो उसको हम क्या कह देते हैं, उसको हम क्या कह देते हैं, शंट। तो अब हम देखते हैं कि राइट टू लेफ्ट शंट का क्या मतलब है। फॉर एग्जांपल ये हमारा आ गया हार्ट, ये आ गया जनाब राइट एट्रियम, ये आ गया राइट वेंट्रिकल, दिस इज लेफ्ट एट्रियम एंड दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल। राइट टू लेफ्ट शंट का मतलब है कि आपका ब्लड फ्रॉम राइट हार्ट कहां पे जा रहा है, लेफ्ट हार्ट में, फ्रॉम दूसरा राइट हार्ट ब्लड आपका कहां पे जा रहा है, आपके लेफ्ट हार्ट में। तो एक और चीज जो आप लोगों को पता होनी चाहिए, आप लोगों को पता होगी कि सुपीरियर वेना केवा एंड इन्फीरियर वेना केवा ब्लड कहां पे लेके आ रही होती है, हमारे राइट एट्रियम में। और राइट एट्रियम में ब्लड, ये जो सुपीरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना केवा जो ब्लड लेके आ रही होती है, वो कौन सा होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। हमें पता है ना कि जो वेन्स होती हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी से लेके आती हैं राइट एट्रिया की तरफ, एंड देन राइट एट्रिया से ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां पे जाता होता है, राइट वेंटिकल में, एंड देन राइट वेंटिकल से थ्रू पल्मोनरी आर्टरी ये ब्लड कहां पे चला जाता होता है, आपके लंग्स में चला जाता है। एंड देन आपको पता है कि लंग्स में क्या होती है, इसमें ऑक्सीजन को ऐड किया जाता है, ऑक्सीजनेशन होती है ब्लड की। इट मींस कि अब जो इधर से ब्लड जाएगा वो ब्लू होगा या रेड होगा, वो कौन सा होगा, रेड ब्लड होगा, मींस कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। तो ये देखें अब कौन सा ब्लड इधर से जाएगा, रेड, किसके थ्रू जाएगा, किसके थ्रू, पल्मोनरी वेन्स के थ्रू। तो ये देखें इधर से क्या निकलेंगी, पल्मोनरी वेन्स निकलेंगी, पल्मोनरी वेन्स ब्लड वापस कहां पे ले जाती हैं, हमारे लेफ्ट एट्रियम में। तो ये कौन सा ब्लड लेके जा रही हैं, ऑक्सीजनेटेड। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड अब कहां पे चला गया, आपके लेफ्ट एट्रियम में, देन लेफ्ट एट्रियम से कहां पे आ जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में, एंड देन लेफ्ट वेंट्रिकल से आपको पता है क्या निकलता है, एओर्टा, जो कि पूरी बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई कर देता है, और इस तरह आपकी सर्कुलेशन चलती रहती है। देन एओर्टा से आ रही सारी बॉडी को जाएगा, बॉडी उस ऑक्सीजन को कंज्यूम कर लेगी, एंड देन वो दोबारा ब्लड डीऑक्सीजनेटेड होकर वेन्स के थ्रू दोबारा वापस आएगा, और ये वाला सर्किट चलता रहेगा। अब ये जो हमने डिजीजेस पढ़नी है राइट टू लेफ्ट शंट वाली, इनमें प्रॉब्लम क्या आ रही है कि ब्लड जो है वो कहां पे जा रहा है, हमारे राइट हार्ट से कहां पे जा रहा है, लेफ्ट हार्ट में। और ये ब्लड कौन सा होगा, इसको मैं ब्लू से डिनोट करता हूं, हमारा राइट हार्ट में कौन सा ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड। इट मींस कि आपका जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहां पे जा रहा है, आपके लेफ्ट हार्ट में, और लेफ्ट हार्ट से कहां पे जाएगा आगे, एओर्टा में, तो एओर्टा से कहां पे जाएगा, आपकी पूरी बॉडी को चला जाएगा। तो अब आपको पता चल गया कि इस बंदे में सियानोसिस, इस बच्चे में सियानोसिस क्यों हो रही है, क्योंकि उसको जो ब्लड मिल रहा है वो डीऑक्सीजनेटेड मिक्स्ड मिलेगा ना, ऑक्सीजनेटेड भी होगा थोड़ा बहुत, और साथ में ये देखो क्या हो रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी मिल रहा है, बिकॉज ऑफ व्हाट, क्यों मिल रहा है, बिकॉज ऑफ राइट, ये राइट साइड से शंट किसकी तरफ हो रहा है, लेफ्ट साइड की तरफ, आपके लेफ्ट हार्ट में ब्लड जा रहा है। तो ये बच्चा आपके पास सियानोसिस के साथ प्रेजेंट कर जाएगा। बच्चा पैदा होते ही जब आप उसको देखोगे तो वो आपको ब्लू अपीयर होगा, उसकी सेंट्रल सियानोसिस होगी। तो जब देखो बच्चा आपके पास सियानोसिस के साथ अपीयर कर गया, तो देन आपने इन सारी कंडीशंस की तरफ सोचना है। कौन सी कंडीशंस, इसमें आपने याद रख लेनी है 5 T's, इनको वन बाय वन अभी पढ़ते हैं। 5 T's कौन सी हैं, ये जो सारी लिखी हुई है ना, ट्रंकस आर्टरियोसिस, ट्रांसपोजिशन, ये सारी चीजें अभी हम इनको डिटेल से पढ़ते हैं कि इनमें क्या हो रहा होता है। अब हम सबसे पहले चलते हैं, सबसे पहला क्या आ गया जनाब, पेटेंट ट्रंकस आर्टरियोसिस। तो ये जरा एम्ब्रियोलॉजी की तरफ बात चली जाती है। एम्ब्रियोलॉजी में हमने क्या पढ़ा था, फॉर एग्जांपल ये थे आपके वेंटिकल्स होते थे, ठीक है, ये आपका लेफ्ट वेंटिकल है, ये आपका राइट वेंटिकल है। और एम्ब्रियोलॉजी में ड्यूरिंग जब हार्ट की एम्ब्रियोजेनेसिस हो रही होती है, तो उसमें हमने क्या पढ़ा था कि जो हमारा लेफ्ट वेंटिकल है, जो हमारा राइट वेंटिकल है, इनकी ओपनिंग क्या होती है, एक ही ओपनिंग होती है। जब हार्ट बन रहा था तो इनकी ओपनिंग क्या थी, एक थी। देन आपको पता है कि इनके दरमियान में एक सेप्टम बनता होता है, जिसको हमने कहा था एओर्टिको पल्मोनरी सेप्टम। और ये सेप्टम बनता था तो ये इसको डिवाइड कर देता था, किस में डिवाइड कर देता था, कि आपका जो राइट वेंटिकल है, सॉरी राइट वेंटिकल इधर होता है, ये आपका जो राइट वेंटिकल है ये आ गया ना, इधर आ गया, ये मुझे बता दिया करो यार कभी लिखते हुए, ये राइट वेंटिकल, ये आ गया लेफ्ट वेंटिकल। तो आपको पता है जब क्या था, ड्यूरिंग एम्ब्रियोलॉजी हमारा राइट वेंटिकल और लेफ्ट वेंटिकल की एक ही ओपनिंग थी, मींस के इधर से ब्लड जो निकल रहा था वो किसके थ्रू निकल रहा होता था, ट्रंकस आर्टरियोसिस, इसको हमने क्या नेम दिया था, ट्रंकस आर्टरियोसिस का नेम दिया था।
देन क्या होता था कि इनके दरमियान में एक सेप्टम बन जाता होता था। ये जो सेप्टम बनता था तो ये इसको डिवाइड कर देता था, ट्रंकस आर्टरियोसिस को दो नालियों में डिवाइड कर देता था। कौन कौन सी नाली? जो लेफ्ट वेंट्रिकल से निकल रही होती थी उसको हमने क्या नेम दिया था? एओर्टा। और जो आपकी राइट वेंट्रिकल से निकल रही होती थी उसको हमने क्या नेम दिया था? पल्मोनरी आर्टरी। अब फॉर एग्जांपल क्या हो कि आपका ये सेप्टम बने ही ना, आपका ये सेप्टम बने ही ना, तो देखो ये दोनों पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा वाली डिवीजन हो सकेगी? नहीं हो सकेगी। इट मींस कि क्या होगा? परसिस्टेंट होगा ट्रंकस आर्टरियोसिस। ये जो ट्रंकस आर्टरियोसिस है इसने जो खत्म होना था, इसके दरमियान में सेप्टम आना था, वो अब नहीं आया। अब क्या है आपका? आपको क्या मिल जाएगा? परसिस्टेंट ट्रंकस आर्टरियोसिस। ये आप देख सकते हो कि राइट वेंट्रिकल से भी एक ही ओपनिंग है एंड देन लेफ्ट वेंट्रिकल से ये आपको सिर्फ एक ओपनिंग मिल जाएगी। तो यही है इस पेशेंट में। अब देखो इस पेशेंट में प्रॉब्लम क्या आ रही होगी। देखो राइट वेंट्रिकल में कौन सा ब्लड होता है? आपको पता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जबकि आपके लेफ्ट वेंट्रिकल में कौन सा ब्लड होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। इट मींस कि इस बंदे की जो बॉडी को सप्लाई जाएगी वो दोनों मिक्स्ड ब्लड जाएंगे, डीऑक्सीजनेटेड भी और ऑक्सीजनेटेड भी। तो देखो जब आपकी बॉडी के वो मिक्स्ड ब्लड सप्लाई जा रही है तो इट मींस कि उस बंदे में, बच्चे में आपको क्या प्रेजेंट मिलेगी? सियानोसिस मिल जाएगी। तो यही हो रहा है ना। देखो शंट क्या हो रहा है? फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, सॉरी फ्रॉम राइट टू लेफ्ट शंट हो रहा है। मींस कि आपकी बॉडी में कौन सा जा रहा है? मिक्स्ड ब्लड जा रहा है, ऑक्सीजनेटेड भी एंड डीऑक्सीजनेटेड भी। तो यही ट्रंकस आर्टरियोसिस में आपको क्या मिल रहा है, इसको हम पढ़ लेते हैं। ट्रंकस आर्टरियोसिस में क्या है कि फेल्स टू डिवाइड इनटू पल्मोनरी ट्रंक एंड एओर्टा। जो मैंने आप लोगों को बात बताई, वो क्यों फेल हो रहा है? क्योंकि आपका एओर्टिक को पल्मोनरी सेप्टम बन ही नहीं रहा। और यही एमसीक्यूज आता है कि आपको परसिस्टेंट ट्रंकस आर्टरियोसिस क्यों मिलता है। आपने ये मस्ट याद रखना है, बिकॉज ऑफ फेलियर ऑफ सेप्टम फॉर्मेशन, के सेप्टम नहीं बन रहा, इस वजह से हमें परसिस्टेंट ट्रंकस आर्टरियोसिस मिल जाता है। तो इन पेशेंट्स में क्या होगा? साथ में वेंटिकुलर सेप्टल डिफेक्ट भी होगा। अगर आप लोगों को ये चीज याद हो या मे भी ना याद हो, मैं आप लोगों को याद दिलवाता हूँ। ये देखें, ये इस तरह हमारे वेंटिकल्स थे, ये आपका राइट वेंटिकल, ये आ गया लेफ्ट वेंटिकल। तो ये वाला जो दरमियान में सेप्टम होता था इसको हमने क्या नेम दिया था? मस्कुलर इंटरवेंटिकुलर सेप्टम। और ऊपर से ये जब ट्रंकस आर्टरियोसिस में ये जो सेप्टम बनता होता था ना, इसको हमने नेम दिया था एओर्टिको पल्मोनरी सेप्टम, जो एओर्टा और उसको डिवाइड कर रहा था पल्मोनरी आर्टरी को। ठीक है। और देन ये जब नीचे बनता था तो ये बना देता था हमारे वेंटिकल्स का मेम्ब्रेनस पार्ट ऑफ सेप्टम, सेप्टम का इंट्रा मेम्ब्रेनस, जो हमने कहा था मेम्ब्रेनस पार्ट। हमें पता है ना यार, ये जो हमारा वेंटिकल होता है इसके सेप्टम के दो पार्ट्स होते हैं, एक मस्कुलर, मस्कुलर खुद ही बन जाता है, जबकि ये जो इंट्रा मेम्ब्रेनस है इसके लिए हमें क्या चाहिए? ये वाला सेप्टम चाहिए, और एओर्टिको पल्मोनरी सेप्टम। तो अब ये जो ट्रंकस आर्टरियोसिस वाला, परसिस्टेंट ट्रंकस आर्टरियोसिस वाला बंदा है, इसमें क्या है कि ये वाला सेप्टम बन ही नहीं रहा। तो देखो जब ये वाला हमारा एओर्टिको पल्मोनरी सेप्टम नहीं बन रहा, इट मींस कि ये मेम्ब्रेनस पार्ट भी नहीं बनेगा। जब नहीं बनेगा तो आपको ये देखो क्या मिल गया? वेंटिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। मींस के ये देखो अब ब्लड क्या हो रहा है कि फ्रॉम राइट टू लेफ्ट शंट, ये देखो दरमियान में क्या आ गया? डिफेक्ट आ गया। वेंटिकुलर सेप्टल डिफेक्ट मींस के वेंटिकल का ये जो सेप्टा था ये नहीं बना। तो आपको दोनों चीजें मिल जाएंगी, वेंटिकुलर सेप्टल डिफेक्ट भी मिल जाएगा और साथ में क्या मिल जाएगा? आपको सेप्टम भी नहीं मिलेगा, एक ही ओपनिंग होगी, ट्रंकस आर्टरियोसिस मिल जाएगा। तो ये आ गया आपके पास परसिस्टेंट ट्रंकस आर्टरियोसिस का। ये सिंपल था मेरे ख्याल में। आगे चलते हैं। आगे आ गया जनाब, मैंने दोबारा उसी एम्ब्रियोलॉजी, आज सारा मैंने आप लोगों को बताया था ना, जिसने एम्ब्रियो पढ़ी हुई है उसके लिए इजी होगा। तो वही आपका इधर क्या आ गया? राइट वेंटिकल। इधर क्या आ गया जनाब? लेफ्ट वेंटिकल। ठीक है। देन आपको पता है कि इधर से ये जो ओपनिंग बन रही थी इसको डिवाइड कर दिया था एओर्टिको पल्मोनरी सेप्टम ने। ठीक है। एओर्टिको पल्मोनरी सेप्टम आपका बना। तो ये इस तरह करके एओर्टिको पल्मोनरी सेप्टम बनता था। देन ये स्पाइरल करता था। देन ये क्या करता था? स्पाइरल मींस कि जिस तरह स्प्रिंग की तरह घूमता था। तो जब ये स्पाइरल करता था तो उस वक्त हमें इधर लेफ्ट वेंटिकल से क्या मिल जाता था? एओर्टा मिल जाता था। जबकि जो राइट वेंटिकल था उधर आपको क्या मिल जाती थी? पल्मोनरी आर्टरी मींस के पल्मोनरी ट्रंक मिल जाता था। अब देखो अगर क्या हो कि ये स्पाइरल ना करे, आपका ये जो सेप्टम बना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपका ये जो सेप्टम बना है ये स्पाइरल ना करे। जब ये स्पाइरल नहीं करेगा तो आपको ये दोनों चीजें उल्ट मिल जाएंगी। उल्ट कैसे मिलेंगी? कि आपका लेफ्ट वेंटिकल से क्या निकल रहा होगा? आपका लेफ्ट वेंटिकल से क्या निकल रहा होगा? नॉर्मली क्या निकल रहा था ये बताएं? लेफ्ट वेंटिकल से एओर्टा निकल रहा था ना। तो अब इधर से क्या निकलेगा? पल्मोनरी ट्रंक निकलेगा। जबकि जो राइट वेंटिकल है इधर से क्या निकलेगा? एओर्टा निकलेगा। ठीक है। तो ये चीज आप देख सकते हैं। नॉर्मली क्या होता था कि जब हमारा ये सेप्टम बनता था, ये ओर्टिको पल्मोनरी सेप्टम, तो ये जब बन के देन स्पाइरल करता होता था। जब स्पाइरल करता था तो आपको लेफ्ट वेंटिकल से क्या निकलता होता था? एओर्टा। जबकि राइट वेंटिकल से क्या निकलता था? पल्मोनरी ट्रंक। लेकिन अगर ये स्पाइरल ना करे, अगर ये स्पाइरल नहीं करेगा तो देन आपको क्या मिल जाएगी? ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज। ग्रेट आर्टरीज वो किन को कह रहा है?
एओर्टा और पल्मोनरी ट्रंक को ग्रेट आर्टरीज कह रहा है। ट्रांसपोजिशन मींस कि इनकी क्या हुई है, पोजीशन चेंज हो गई है। जो इनकी नॉर्मल पोजीशन थी उसको आप रिवर्स कर दो, उसको आप चेंज कर दो, तो नॉर्मल पोजीशन से जब रिवर्स हुए तो आपको राइट वेंट्रिकल से क्या निकल रहा है, एओर्टा निकल रहा है, जबकि आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है उधर से क्या निकल रहा है, आपका पल्मोनरी ट्रंक निकल रहा है। तो ये हो रही होती है डी ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज में। तो ये देखिए उसने लिखा है, क्या लिखा है कि एओर्टा लीव्स राइट वेंट्रिकल, तो ये आप देख सकते हैं एओर्टा लीव्स राइट वेंट्रिकल एंटीरियर एंटीरियर। अब जो चीज आपने मजीद याद रखनी है, नॉर्मली जो होता है ना एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी, इसका ये रिलेशन होता है कि पल्मोनरी आर्टरी एंटीरियर होती है, पल्मोनरी आर्टरी एंटीरियर होती है। लेकिन ये जो होगा ना ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज वाला बंदा, डी ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज वाला बच्चा, उसमें क्या होगा कि आपको एओर्टा एंटीरियर मिलेगा। या आपने अपनी बुक पे नोट कर लेना है, नॉर्मली क्या मिलेगा आपको, पल्मोनरी आर्टरी एंटीरियर मिलेगी टू एओर्टा, मींस के एओर्टा के आगे मिलेगी आपको पल्मोनरी आर्टरी। लेकिन इस बंदे में आप देख सकते हो कि आपको जो एओर्टा है वो एंटीरियर मिल रहा है, जबकि जो आपकी पल्मोनरी आर्टरी है वो क्या मिल रही है, पोस्टीरियर मिल रही है। ये एमएलई के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। ठीक हो गया। देन आगे चलते हैं। तो पल्मोनरी ट्रंक किसको लीव कर रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकल को। तो ये आप देख सकते हैं पल्मोनरी ट्रंक किसको लीव कर रहा है, आपके लेफ्ट वेंट्रिकल को लीव कर रहा है, और ये क्या होगा, पोस्टीरियर होगा। तो अब देखो इसमें क्या है कि सेपरेशन ऑफ, अब ये मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि ये देखें आप लोगों ने मे भी ना सोचा हो। फॉर एग्जाम्पल ये मैं सर्किट बना देता हूँ, ये आपका हार्ट आ गया, ठीक है, ये आपका राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम एंड देन लेफ्ट वेंट्रिकल। अब देखें हमने क्या कहा कि हमारा जो राइट वेंट्रिकल है उधर से क्या निकल रहा है, एओर्टा निकल रहा है, और इधर जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है इधर से क्या निकल रहा है, पल्मोनरी ट्रंक निकल रहा है। ऐसे ही कहा है ना हमने इस केस में, ये जो ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज के केस में हमने ये कह दिया। तो अब आप लोग खुद सोचो कि एओर्टा से ब्लड कहाँ पे जाता है, बॉडी में जाता है, और बॉडी से वापस कहाँ पे आता है, ये आ गया एओर्टा से ब्लड बॉडी की तरफ। बॉडी से वेन्स जो हैं वो ब्लड को वापस लेके कहाँ पे आ जाती हैं, आपके राइट एट्रियम में। ऐसे ही होता है कि नहीं होता, ऐसे ही है। देन आगे देखते हैं, आगे आ गया पल्मोनरी ट्रंक। पल्मोनरी ट्रंक से आपको पता है कि ब्लड कहाँ पे जाता है, लंग्स में जाता है। देन लंग्स से ब्लड जो है वो ऑक्सीजनेट होके कहाँ पे आता है, लंग से ऑक्सीजनेट होके ब्लड थ्रू पल्मोनरी वेन्स कहाँ पे आ जाता है, आपके लेफ्ट एट्रियम में। तो अब आप लोग ये देखो कि इस बंदे में तो ये दोनों सर्किट अलग अलग काम कर रहे हैं, ब्लड की कोई मिक्सिंग ही नहीं हो रही। मींस के जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो सिर्फ इधर रह रहा है, आपकी जो ये जो राइट साइड है उधर आपका सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रह रहा है, और जो आपका लेफ्ट एट्रियम मींस के लेफ्ट हार्ट है इधर सारा ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड रह रहा है। तो ये बच्चा जिंदा रह सकेगा, नहीं रह सकेगा। ये बच्चा जिंदा उसी वक्त रह सकता है जब क्या हो, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट हो, जब क्या हो, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट हो, या क्या हो, वेंटिकुलर सेप्टल डिफेक्ट हो, मींस के ब्लड दरमियान में इनमें कोई मिक्स तो हो, ठीक है, या क्या हो कि हमारा जो एओर्टा और पल्मोनरी ट्रंक है इधर क्या होता था, ट्रंकस आर्ट्रियोसिस होता था ना, ओ सॉरी ट्रंकस आर्ट्रियोसिस नहीं, डक्टस आर्ट्रियोसिस होता था। इसको हमने क्या नाम दिया था, डक्टस आर्ट्रियोसिस, जो एम्ब्रियोलॉजी हमने पढ़ी थी। तो ये जो एओर्टा और पल्मोनरी ट्रंक के दरमियान एक कनेक्शन होता था जिसको हमने नेम दिया था डक्टस आर्ट्रियोसिस। तो इस बच्चे में, और जब बच्चा पैदा होता था तो डक्टस आर्टरियोसिस क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, ठीक है। लेकिन ये जो बच्चा है इसमें हमें ये पेटेंट चाहिए, डक्टस आर्टरियोसिस मींस कि हमें ये ओपन चाहिए, ताकि क्या हो, ब्लड की मिक्सिंग हो सके इन दोनों सर्किट से दरमियान। अगर ये सर्किट अलग अलग चलते रहे तो बच्चा जिंदा ही नहीं रह सकता। आप देख सकते हो कि एक साइड पे सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रह रहा है, मींस के एक सर्किट अलग चल रहा है, एंड देन ये दूसरा सर्किट भी अलहदा चल रहा है। तो इस तरह बच्चा जिंदा नहीं रह सकता। बच्चा सिर्फ उसी केस में जिंदा रह सकता है कि जब इनके दरमियान में कोई ना कोई कनेक्शन होगा। तो वो कनेक्शन क्या हो सकता है, या तो एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट हो सकता है, या क्या हो सकता है, वेंटिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, या क्या हो सकता है, पेटेंट डक्टस आर्ट्रियोसिस हो सकती है। तो उसी चीज को ये देखें, सेपरेशन ऑफ सिस्टेमिक एंड पल्मोनरी सर्कुलेशन। सिस्टेमिक सर्कुलेशन हम वो कहते हैं जो हार्ट के दरमियान और किसके दरमियान होती है, हमारी बॉडी के दरमियान, उसको हम कहते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन। तो ये देखो सिस्टेमिक सर्कुलेशन इस बच्चे में सेपरेट है, जबकि जो हमारी हार्ट के दरमियान और लंग्स के दरमियान होती है उसको हम कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो वो भी इस बच्चे में क्या है, सेपरेट है। तो ठीक है, तो वही उसने लिखा है कि ये दोनों क्या होंगी, सेपरेट होंगी। और ये क्या होता है, नॉट कंपेटिबल विद लाइफ, मींस के ये बच्चा जिंदा नहीं रह सकता। किस कंडीशन में जिंदा रह सकता है, अगर क्या हो, शंट प्रेजेंट हो, जो कि क्या करे, मिक्सिंग ऑफ ब्लड को अलाउ करे, इस तरह क्या हो, ब्लड मिक्स हो, तो देन बच्चा जिंदा रह सकता है। तो वो कौन कौन से शंट हो सकते हैं, वेंटिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, ये जो मैंने आप लोगों को बताया। देन और क्या हो सकता है, पीडीए हो सकती है, ये वाला जो मैंने आप लोगों को बताया। देन और क्या हो सकता है, पेटेंट फोरामन अवेल। तो ये जो देखो पेटेंट फोरामन अवेल जो हमारा एट्रिया और
दूसरा ये जो एट्रिया के दरमियान में होता था सुराख, उसको हमने कहा था पेटेंट फोरामन ओवेल। अगर ये हमें तीन चीजें चाहिए अगर बच्चे ने जिंदा रहना है, इनमें से कम हमें दो चीजें चाहिए, नहीं तो बच्चा जिंदा रह नहीं सकेगा। हमें नॉर्मल मिक्सिंग ऑफ ब्लड चाहिए। ठीक हो गया। इट मीन्स कि ये जो बच्चा होगा, नॉर्मली क्या होता था कि ये जो पीडीए होती थी, पीडीए जो डक्टस आर्टरियोसिस बंद हो जाता है ना जब बच्चा पैदा होता है, विद इन 24 to 48 आवर्स ये बंद हो जाता है। और इसको ओपन कौन करके रख रहा था? अगर आप लोगों को याद हो तो प्रोस्टाग्लैंडिन ई इसको ओपन करके रख रहा था, ऐसे ही है। एंड देन ऑक्सीजन इसको ओपन करके रखे हुए थी। इट मींस कि अगर हम इसको ओपन रखना चाहते हैं, अगर हम इसको ओपन रखना चाहते हैं तो हमें बाहर से क्या देना पड़ेगा? प्रोस्टाग्लैंडिन ई। इट मींस कि अगर आपके पास डी ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज वाला बच्चा आया है तो नॉर्मली आप उसको थोड़ी देर के लिए, मींस के सर्जरी से पहले किस तरह उसको जिंदा रख सकते हो, ठीक रख सकते हो, आपने उस बच्चे को क्या देना है? प्रोस्टाग्लैंडिन ई। और इसका ब्रांड नेम होता है जनाब एल प्रोस्टाडिल, एल प्रोस्टाडिल। ठीक है, ये आपने उस बच्चे को देनी होती है ताकि ये जो हमारी डक्टस आर्टरियोसिस है वो ओपन रहे। ठीक हो गया। देन आगे चलते हैं। ड्यू टू फेलियर ऑफ, तो ये क्यों हो रहा था? अब आप लोग मुझे ये बताओ, यही एमसीक्यू आता है कि ये आपको डी ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज क्यों मिल रही थी, स्पाइरालिंग नहीं हो रही थी? ये की पॉइंट है। बिकॉज ऑफ ड्यू टू फेलियर ऑफ एओर्टिको पल्मोनरी सेप्टम टू स्पाइरल, तो यही की पॉइंट है कि वो स्पाइरालिंग नहीं हो रही थी। तो अब देखो इसमें आपको जब बच्चे का आप क्या करवाओगे, एक्सरे करवाओगे, तो उसमें आपको जो मेडिएस्टिनम होगी वो नैरो मिल जाएगी। और ये भी एमसीक्यूज है कि आपको जो डी ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज वाला बच्चा है उसमें मेडिएस्टिनम क्या मिल जाती है? नैरो मिल जाती है। एंड व्हाट इज मेडिएस्टिनम? यार ये हमारे लंग्स के दरमियान में जो स्पेस है, आपको पता है लंग्स के दरमियान में क्या पड़ा होता है? आपका हार्ट पड़ा हुआ होता है। आपकी ये जो सारी मेन मेन आर्टरीज हैं, एओर्टा है, पल्मोनरी आर्टरी, वो सारी दरमियान में, तो इसको हम क्या कहते हैं? मेडिएस्टिनम। तो इस बंदे में क्या है कि इस बच्चे में क्या है, आपको नैरो मेडिएस्टिनम मिल जाएगी। और उसकी अपीयरेंस कैसी होगी? एग ऑन अ स्ट्रिंग अपीयरेंस। इसके लिए मैं आप लोगों को लेकिन वो मैं आप लोगों को ग्रुप में भेज दूंगा। उसमें यही है कि एग ऑन अ स्ट्रिंग अपीयरेंस का क्या मतलब है? ये आपका हर्ट इस बंदे का देख सकते हो कि ये हर्ट किस तरह का है, अंडे की तरह का। और ये देखो ये जो ऊपर मेडी सुपीरियर, इस पार्ट को वो कह रहा है सुपीरियर मेडिएस्टिनम। ये क्या है? सुपीरियर मेडिएस्टिनम। तो ये क्या है? एक स्ट्रिंग सी बन रही है ना, ऐसे ही है। तो ये देखो इस तरह लग रहा है कि एक स्ट्रिंग के साथ अंडा लटका हुआ है, तो इसको वो कह रहा है एग ऑन अ स्ट्रिंग अपीयरेंस। और ये स्पेसिफिक क्या है? ये वाली जो टर्म्स होती है ना, ये वाली जो चीजें वो आपने मस्त याद रखनी होती है, क्योंकि ये की पॉइंट्स होते हैं जो एमसीक्यूज में आने होते हैं। तो एग ऑन अ स्ट्रिंग अपीयरेंस मिल जाएगी, नैरो, ये देखो सुपीरियर मेडिएस्टिनम क्या मिल जाएगी आपको? नैरो मिल जाएगी। ठीक हो गया। तो विदाउट सर्जिकल इन्वेंशन मींस कि अगर आपने उसको सर्जरी करके ये कनेक्शन ठीक ना किए तो बच्चा जो है वो विद इन मंथ्स डाई हो जाएगा, मर जाएगा, वो नहीं बचेगा। ठीक हो गया जी। तो ये था हमारा डी ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज, जिसमें हमारी जो एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी थी वो नॉर्मली जहां से निकलती हैं वहां से नहीं निकल रही थी। और आप इस बच्चे को डायग्नोज कैसे करोगे? आपको एग ऑन अ स्टिंग अपीयरेंस मिल जाएगी और साथ में आपको नैरो मेडिएस्टिनम मिल जाएगी। और आपने इसको ट्रीट तो सर्जरी करके करना है, लेकिन सर्जरी से पहले क्या है, आप इसको पीजीई मींस के एल प्रोस्टाडिल दे सकते हो। और ये बच्चा सिर्फ जिंदा कब रह सकता है? अगर इसमें वेंटिकुलर सेप्टल डिफेक्ट पीडीए हो या पेटेंट फोरामन ओवेल हो तो जिंदा रह सकता है, नहीं तो इसमें हमारा जो सिस्टेमिक सर्कुलेशन है और पल्मोनरी सर्कुलेशन है वो सेपरेट सेपरेट होती है, तो वो बच्चा जिंदा नहीं रह सकता। देन आ गया जनाब हमारा ट्राइकस्पिड एट्रेजिया। ट्राइकस्पिड एट्रेजिया। अब एट्रेजिया का क्या मतलब है? एट्रेजिया का मतलब है कि किसी चीज का ल्यूमन ना बनना। एट्रेजिया का मतलब है किसी चीज का ल्यूमन ना बनना। अब देखें ट्राइकस्पिड एट्रेजिया मींस के हमारा जो ट्राइकस्पिड है उसका ल्यूमन ही नहीं बना। हमें पता है ना, ये आपका आ गया हार्ट, ठीक है, ये आ गया राइट एट्रिया, राइट वेंटिकल। तो इन दोनों के दरमियान में जो वॉल्व होता है उसको हम क्या कहते हैं? ट्राइकस्पिड वॉल्व। तो ये आपको पता है ना, ओपन करता है, क्लोज करता है, प्रॉपर फंक्शन कर रहा होता है। अब क्या हो कि अगर इसका ओरिफेस ही ना बने, मींस के इसके दरमियान में सुराख ही ना हो, ओपनिंग ही ना हो, ये बंद हो, तो देखो राइट एट्रियम से ब्लड आ सकेगा राइट वेंटिकल में? तो यही हो रहा होता है कि जो ट्राइकस्पिड एट्रेजिया वाला बच्चा होगा उसमें ब्लड आ ही नहीं सकता राइट एट्रियम से राइट वेंटिकल में। तो देखो ये बच्चा जिंदा नहीं रह सकता। कब तक जिंदा नहीं? ये सिर्फ उसी कंडीशन में जिंदा रह सकता है कि अगर इधर से ब्लड इधर जाए, कहां पे? हमारे लेफ्ट एट्रियम में। एंड देन लेफ्ट एट्रियम से कहां पे आए? लेफ्ट वेंटिकल में। एंड देन लेफ्ट वेंटिकल से कुछ तो चला जाए हमारी बॉडी की तरफ, और कुछ कहां पे आए? ये इधर से, ये हमारा जो होता है ना पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस, उधर से ब्लड कुछ आए कहां पे? हमारे
इधर पल्मोनरी आर्टरी में एंड देन पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स में जाए, और ताकि इसकी ऑक्सीजनेशन हो सके, नहीं तो और कोई रास्ता नहीं है कि ये बच्चा जिंदा रह सकता है। दोबारा इसी चीज को समझते हैं। जो ट्राइकस्पिड एट्रेजिया वाला बच्चा था उसमें क्या होता है कि ये वॉल्व बनता ही नहीं, ट्राइकस्पिड वॉल्व बनता ही नहीं। तो नॉर्मली क्या था कि हमारे राइट एट्रियम से ब्लड को राइट वेंट्रिकल में आने के लिए इस वॉल्व से गुजरना पड़ता था, लेकिन इस बच्चे में ये वॉल्व बना ही नहीं हुआ। जब बना ही नहीं हुआ तो इधर से इसकी ब्लड की मूवमेंट नहीं हो सकती। तो ये बच्चा जाहिर सी बात है, अगर राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में ब्लड नहीं आएगा, राइट वेंट्रिकल से लंग्स में नहीं जाएगा, तो ना ऑक्सीजनेशन होगी, ना बच्चा जिंदा रह सकता है। हमें जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड चाहिए, ठीक है। तो ये बच्चा कौन सी कंडीशन में जिंदा रह सकता है? एक तो हो इसमें इधर से एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट हो, ठीक है, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट हो, देन या क्या हो कि इधर से वेंटिकुलर सेप्टल डिफेक्ट हो। मींस के ये जो ब्लड इधर आ रहा था ना हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल में, ये दोबारा वापस कहां पे आए? राइट वेंट्रिकल में। एंड देन राइट वेंट्रिकल से कहां पे चला जाता है? आपको पता है राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहां पे जाता होता है? पल्मोनरी आर्टरी में। और पल्मोनरी आर्टरी से कहां पे जाता है? लंग्स में। एंड देन लंग्स से कहां पे जाता है? वापस हमारे लेफ्ट एट्रियम में। एंड देन लेफ्ट एट्रियम। अगला तो सारा हमारा सर्किट ठीक है, अगला सारा हमारा सर्किट क्या है? ठीक है, ठीक है। तो इस बच्चे में ये क्या होगा? एब्सेंस होगी किसकी? ट्राइकस्पिड वॉल्व की। तो ये देखो इसमें आपको क्या मिल जाएगा? हाइपोप्लास्टिक राइट वेंट्रिकल। हाइपोप्लास्टिक राइट वेंट्रिकल क्यों मिल रहा है? क्योंकि राइट वेंट्रिकल पे तो वो लोड ही नहीं पड़ रहा, राइट वेंट्रिकल ये वाला वॉल भी बंद है, तो इस पे लोड ही नहीं पड़ रहा। जब ये काम नहीं करेगा तो क्या हो जाएगा? हाइपोप्लास्टिक मींस के, हाइपो मींस के लेस, प्लास्टिक मींस के ग्रोथ, तो इसकी क्या होगी? लेस ग्रोथ होगी, ये स्मॉल साइज का होगा राइट वेंट्रिकल। ये चीज आप लोग इस तरह समझ लें, ये आगे भी हमारा कंसेप्ट यूज होना है कि जब भी हमारी बॉडी का नॉर्मल रिस्पॉन्स ये होता है कि जब भी आपके मसल्स पे स्ट्रेस ज्यादा बढ़ता है तो वो हाइपरट्रोफी कर जाते हैं। जिस तरह आप जिम करते हो तो आपके मसल्स बड़े बड़े हो जाते हैं, और अगर कोई बंदा जिम छोड़ दे, काफी लंबे अरसे के लिए जिम छोड़ दे, तो उसके मसल्स क्या हो जाते हैं? एट्रोफी हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, क्योंकि उनको अब वो स्ट्रेस नहीं मिल रहा। जब वो जिम जा रहा था वो सारा वर्कआउट कर रहा था। तो इसी तरह हमारा ये जो राइट वेंट्रिकल है, अब इसको स्ट्रेस वो वाला मिल नहीं रहा, मींस कि इसको वो काम नहीं कर रहा, तो आपको क्या मिल जाता है? हाइपोप्लास्टिक राइट वेंट्रिकल मिल जाता है। तो इसमें आपको क्या चाहिए? एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट भी चाहिए और वेंटिकुलर सेप्टल डिफेक्ट भी चाहिए, ताकि ब्लड क्या कर सके? मिक्स कर सके। और तो ब्लड का रास्ता ही नहीं है ना इधर से गुजरने का, ये वाला तो रास्ता बंद है। तो ब्लड क्या करेगा? इधर से जाएगा, देन लेफ्ट वेंट्रिकल में, और देन क्या आएगा? राइट वेंट्रिकल में, एंड देन राइट वेंट्रिकल से आ जाएगा हमारे लंग्स में, और इस तरह ये बच्चा जिंदा रह सकता है ट्राइकस्पिड एट्रेजिया वाला। ठीक हो गया जी। आगे चलते हैं। आगे आ गया जनाब हमारा टेट्रालोगी ऑफ फैलेट। अब ये जो हमने ऊपर तीन पढ़ी हैं, इनमें सबसे इंपॉर्टेंट, बल्कि इधर जो सारी पढ़नी है इस पेज पे, इनमें सबसे इंपॉर्टेंट आपका ये वाला है टेट्रालोगी ऑफ फैलेट। इसमें सब सिर्फ जस्ट आप एक प्रॉब्लम समझ लो तो आपको अगली सारी समझ आ जानी है। इसमें प्रॉब्लम क्या हो रही होती है कि ये आपका फॉर एग्जांपल है ना, बल्कि बनाते नहीं, यही देख लेते हैं। ये आपका उसने हर्ट बनाया हुआ है, ठीक है। तो इसमें जो राइट वेंट्रिकल है, ये क्या आ गया आपका? ये वाला राइट वेंट्रिकल आ गया। राइट वेंट्रिकल से क्या निकल रहा होता है? पल्मोनरी आर्टरी निकल रही होती है। तो उसको मैं कह सकता हूँ राइट वेंट्रिकल का आउटफ्लो ट्रैक। उसको मैं कह सकता हूँ राइट वेंट्रिकल का आउटफ्लो ट्रैक, मींस के इससे बाहर निकल रहा है। तो अब देखो इस पेशेंट में क्या हो रहा है? राइट वेंट्रिकल के आउटफ्लो ट्रैक को ड्यूरिंग एम्ब्रियोलॉजी हम कहते होते हैं इनफंडिब्यूलम। राइट वेंट्रिकल का ये जो आउटफ्लो ट्रैक है, जिसमें ये आपका क्या आ जाएगा? पल्मोनरी वाल्व आ जाएगा, देन आगे पल्मोनरी आर्टरी आ जाएगा। तो ये जो वाला पार्ट होता है इसको हम क्या कहते होते हैं? इनफंडिब्यूलम। तो अब इस बंदे में क्या हुआ है कि इस इनफंडिब्यूलम की डेविएशन हो गई है। ये देखें इस बंदे में क्या हुआ है, ये वाला जो बच्चा है टेट्रालोगियोफैलेट वाला, ये आपका देखे ना, ये उसने क्या बनाया हुआ है? राइट वेंट्रिकल, और ये उसने निकाला हुआ है पल्मोनरी आर्टरी को। तो ये वाला पार्ट जो होगा इसको हम क्या कहेंगे? इनफंडिब्यूलम, ठीक है। तो इस इनफंडिब्यूलम की क्या हुई है? डेविएशन हो गई है। तो ये कैसे डेविएशन हुई है? एंटीरियर एंड सुपीरियर डिस्प्लेसमेंट हुई है। तो ये आप देख सकते हैं, ये थोड़ा सा एंटीरियर चला गया और थोड़ा सा सुपीरियर चला गया। तो अब देखो इससे प्रॉब्लम क्या क्या आई। इसमें क्या हुआ? काज्ड बाय एंटीरियो सुपीरियर डिस्प्लेसमेंट ऑफ इनफंडिब्युलर सेप्टम। अब इसमें इससे चार प्रॉब्लम्स अराइज करेंगी। चार कौन सी प्रॉब्लम्स अराइज करेंगी? देखो एक तो ये इधर जब गया, जब इसकी डेविएशन हुई तो आपको पता है कि ये दरमियान में स्पेस बच जाएगी, दरमियान में स्पेस बच गई है ना। तो मींस कि हमारा जो वेंटिकल के दरमियान में जो सेप्टम बनना था वो प्रॉपर नहीं बना। तो ये जब वेंटिकुलर सेप्टम प्रॉपर नहीं बना तो उसको हम क्या कहते होते हैं? वेंटिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। तो इस बंदे में क्या होगा? वेंटिकुलर सेप्टल डिफेक्ट होगा। देन और क्या होगा कि जब ये देखो हमारा क्या कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी है, ये वाला जो इनफंडिबुलर सेप्टम है, ये इधर डेविएट हो रहा है, तो ये साथ में ही किसको लेके जा रहा है? साथ में ही तो इसके क्या होता है? ये उल्टा होता है। ऐसे ही है ना यार। ये फॉर एग्जांपल आपका पल्मोनरी आर्टरी आ गई,
ये आपका आ गया एओर्टा। तो ये दोनों आपस में अटैच होते हैं, अगर ये इधर गया तो साथ में किसको ले जाएगा, एओर्टा को भी ले जाएगा। तो ये आप देख सकते हो कि जब ये इधर आया तो आपका एओर्टा भी थोड़ा सा इधर आ गया। कहाँ होगी इसकी राइटवर्ड डेविएशन होगी, एओर्टा की क्या होती है, राइटवर्ड डेविएशन होती है। तो इसको हम कह देते हैं ओवर राइडिंग एओर्टा। ओवर राइडिंग एओर्टा का क्या मतलब है कि आपका एओर्टा कहाँ पे है, ये वेंटिकुलर सेप्टल डिफेक्ट के ऊपर है, तो इस वजह से इसको हम नेम दे देते हैं। ये देखें, ये आपका क्या है जनाब, एओर्टा है, और ये किसके ऊपर है, वेंटिकुलर सेप्टल डिफेक्ट पे, तो इसको हमने नेम दे दिया ओवर राइडिंग एओर्टा। तो सेकंड प्रॉब्लम क्या आ गई, ओवर राइडिंग एओर्टा। देन थर्ड प्रॉब्लम क्या अराइज करेगी, थर्ड प्रॉब्लम ये कि ये जो हमारा आउटफ्लो ट्रैक था, ये वाला जो आउटफ्लो ट्रैक है, इसकी क्या हो जाएगी, स्टीनोसिस। ये देखो ना, पहले जब नॉर्मल था तो नॉर्मल इधर से ब्लड गुजरता होता था, अब ये रास्ता क्या हो गया है, तंग हो गया, इसकी क्या हो गई है, स्टीनोसिस। तो यही इस बंदे में क्या होगा, इस पेशेंट में क्या होगा, बच्चे में क्या होगा, पल्मोनरी इनफंडिब्युलर स्टीनोसिस होगी। मींस कि आपकी जो पल्मोनरी आर्टरी है, उधर से पल्मोनरी ट्रंक है, उसकी क्या होगी, स्टीनोसिस होगी। तो ये थर्ड चीज आ गई आपके पास। देन फोर्थ चीज क्या आएगी, अब देखो हमारा जो क्या कहते हैं, ये राइट वेंटिकल है, राइट वेंटिकल को ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा ना, क्योंकि आगे स्टेनोसिस हुई पड़ी है, क्योंकि हमारा जो आउटफ्लो ट्रैक है, मींस के जिसमें इसने ब्लड को पंप करना है, आगे क्या हुई पड़ी है, स्टेनोसिस हुई पड़ी है। तो जाहिर सी बात है हमारे राइट वेंटिकल को ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा, इस पे स्ट्रेस ज्यादा पड़ रहा है। तो अभी तो मैंने आप लोगों को बताया कि जब भी आपके मसल्स पे स्ट्रेस ज्यादा पड़ता है तो वो क्या कर जाते हैं, हाइपरट्रोफी। तो इस पेशेंट में क्या होगा, राइट वेंटिकल की हाइपरट्रोफी हो जाएगी। तो यही चार चीजें आपको टेट्रालोगियोफैलेट में मिल जाएंगी। बट कौन कौन सी चार चीजें, एक तो पल्मोनरी इनफंडिबुलर स्टेनोसिस, पल्मोनरी आर्टरी की स्टेनोसिस, देन क्या है कि राइट वेंट्रिकल की हाइपरट्रोफी, देन क्या आपको मिल जाएगा ओवर राइडिंग एओर्टा, ये जो आप देख सकते हो, एंड देन क्या आपको मिल गया वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। और ये सारी चीजें क्यों हुई, क्योंकि क्या था, हमारा जो इनफंडिबुलर सेप्टम था वो क्या हो गया, डिस्प्लेस हो गया, अपनी जो नॉर्मल जगह से उधर से डिस्प्लेस हो गया। अब खैर ये तो हमें पता चल गया कि टेट्रालोगियोफैलेट में हमें ये चार चीजें मिल जाएंगी, लेकिन इन चार चीजों की वजह से आगे मसले क्या हो रहे हैं, क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं, उनको देख लेते हैं वन बाय वन। अब ये जो होगी ना आपकी राइट वेंट्रिकल की हाइपरट्रोफी, जब राइट वेंट्रिकल की हाइपरट्रोफी होगी तो आपको, जब बंदे का आप पेशेंट का एक्सरे करवाओगे तो आपको बोट शेप्ड हार्ट मिल जाएगा। इधर उसने डायग्राम नहीं बनाई हुई, ये इधर बनी हुई थी वैसे। बोट शेप्ड हार्ट का मतलब है आपका बोट किस तरह का होता है, इस तरह का करके होता है ना, तो आपको इस तरह का बोट शेप्ड हार्ट मिल जाएगा। ये आपने अभी जाके एक्सरे में देख लेना है। तो आपको क्या मिल जाता है, बोट शेप्ड हार्ट। तो इसमें आपने ये चीज मस्ट याद रखनी है कि आपको टेट्रालोगियोफैलेट में क्या मिलता है, बोट शेप्ड हार्ट मिल जाता है एक्सरे पे। देन जो मेन प्रॉब्लम आएगी, मेन प्रॉब्लम ये आ रही है कि हमारे राइट वेंट्रिकल से ब्लड ने कहां पे जाना होता था, राइट वेंट्रिकल से कहां पे ब्लड ने जाना होता था, हमारी पल्मोनरी आर्टरी में, और पल्मोनरी आर्टरी से देन लंग्स में जाता होता था ब्लड। ऐसा ही है कि नहीं है। लेकिन अब इस पेशेंट में क्या प्रॉब्लम हो रही है कि देखो, आगे पल्मोनरी आर्टरी में तो स्टीनोसिस है, पल्मोनरी आर्टरी में क्या है, स्टीनोसिस है, तो ब्लड कहां पे जाना पसंद करेगा, कम एरिया वाले। बल्कि मैं इसको इधर बनाता हूं, फॉर एग्जाम्पल ये आपका हार्ट आ गया, ठीक है, ये आपका राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, एंड देन ये आपका आ गया लेफ्ट वेंट्रिकल। अब देखो इधर से क्या आया, मैं ये इसको ब्लो करता हूँ, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, हमारी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से वो कहां पे आ जाएगा, राइट वेंट्रिकल में। अब देखो राइट वेंट्रिकल से ब्लड ब्लड के जाने के दो रास्ते हैं, टेट्रालोगियोफैलेट में दो रास्ते हैं। एक तो ये वाला रास्ता है कि वो पल्मोनरी आर्टरी में चला जाए, एक ये वाला रास्ता है कि ये वाला सेप्टम सही नहीं बना हुआ, तो ये वाला क्या कहते हैं, हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल में ये जो सेप्टम है, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, वो नहीं सही बना हुआ। इट मींस कि अब ये जो ब्लड है, इसको दो रास्ते मिल गए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। एक तो ये इधर जा सकता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, एक ये इधर जा सकता है, कहां पे, आपकी पल्मोनरी आर्टरी में। तो अब आपको पता है कि कोई भी फ्लूइड हो वो फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जाना पसंद करता है, ऐसे ही है। तो अब ये देखो, ये जो इधर पल्मोनरी आर्टरी है, इधर स्टीनोसिस हुई पड़ी है, इधर वाला रास्ता तंग है, तो हर बंदा आसानी चूज करता है। तो ये ब्लड कौन सा रास्ता चूज करेगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में जाने वाला। तो अब आप देख सकते हो कि शंट कौन सा हो गया, फ्रॉम राइट साइड टू लेफ्ट साइड। इट मींस के हमारी जो लेफ्ट हार्ट है, उस उधर कौन सा ब्लड आना शुरू हो जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड। तो ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, देन कहां पे जाएगा, आपके एओर्टा में, और एओर्टा से आगे बॉडी में, तो आपको क्या मिल जाएगी, सियानोसिस। तो आपको मिल गया ना राइट टू लेफ्ट शंट। अब देखो ये स्वेयरिटी किस पे डिपेंड करेगी, मींस के ये स्वेयर कितना होगा, ये टेट्रालोगियोफैलेट में ये स्वेयरिटी किस पे डिपेंड कर रही होती है, वो इस स्टीनोसिस पे डिपेंड कर रही होती है। ये जो पल्मोनरी आर्टरी की स्टीनोसिस है, देखो अगर ज्यादा स्टीनोसिस होगी तो ज्यादा से ज्यादा ब्लड जो है ये वाला रास्ता चूज करेगा, अगर कम स्टीनोसिस होगी तो कुछ ब्लड उधर चला जाएगा, कुछ क्या है कि इधर से गुजर जाएगा, ऐसे ही है ना। तो ये एमसीक्यूज आता है कि इसकी जो स्वेयरिटी होती है वो किस पे डिपेंड कर रही होती है, तो वो स्वेयरिटी डिपेंड कर रही है आपका इस स्टीनोसिस पे, ये जो स्टीनोसिस हुई पड़ी है उस पे डिपेंड कर रही होती है स्वेरिटी ऑफ टेट्रालोगियोफैलेट। लेकिन
आगे आप लोगों को इधर से ये सिंपल एमसीक्यूज नहीं आते, आपको एमसीक्यूज इस तरह आता है कि आपका जो बच्चा है ना, मतलब टेट्रालोगियोफैलेट वाला, वो ये तो नहीं बताएगा, लेकिन वो कहेगा कि एक बच्चा है, जब वो रोता है ना तो उसका दूसरा ना ब्लू हो जाता है, उसका जो होंठ होते हैं वो क्या हो जाते हैं, ब्लू हो जाते हैं, उनकी क्या हो जाती है, सियानोसिस हो जाती है। जब वो क्राई करता है या जो जब वो फीड करता है या अगर उसको वो एक्सरसाइज करता है या उसको बुखार होता है, तो इन सारी कंडीशंस में क्या होता है कि उसकी होंठ जो है वो ब्लू हो जाते हैं, मींस के सेंट्रल सियानोसिस का आप लोगों को वो हिंट देगा। तो आपका जेन कहाँ पे जाना चाहिए, आपका जेन जाना चाहिए किसकी तरफ, टेट्रालोगियोफैलेट की तरफ, क्योंकि उनको हम कहते हैं टेट्रस्पेल्स, इनको हम क्या कहते हैं, टेट्रस्पेल्स के क्या हो, हमारे जो बच्चा है उसका क्राइंग के साथ, फीवर के साथ, एक्सरसाइज के साथ, साथ में आप फीडिंग भी लिख लो कि फीडिंग के साथ, ठीक है, इन सारी चीजों के साथ क्या होता है, अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि उसमें बच्चे क्या ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ स्किन क्यों हो जाती है, सेंट्रल सियानोसिस क्यों हो जाती है, वो इस वजह से होती है कि जब बच्चा फीड करता है या ये वाले सारे काम करता है तो उस वक्त प्रॉब्लम ये होती है, ये जो स्टीनोसिस है ये मजीद वर्स हो जाती है, मीन्स के इधर वाली जो स्टीनोसिस थी ना, ये वाली, ये आपका जो इनफंडिबुलर सेप्टम है ये मजीद सुकड़ता है, इसकी क्या होती है, इनफंडिबुलर स्पेजम मजीद वर्स हो जाती है। तो आपको बताया जब ये मजीद वर्स हो जाएगी, इट मीन्स कि आपके लंग्स की तरफ मजीद कम ब्लड जाएगा, ज्यादा से ज्यादा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपके कहाँ पे जाएगा, लेफ्ट वेंटिकल में, लेफ्ट वेंटिकल से आगे कहाँ पे, एओर्टा में, और एओर्टा से बॉडी में, इट मीन्स के कम ऑक्सीजन वाला ब्लड आपकी बॉडी की तरफ जा रहा है, तो बंदे को जाहिर सी बात है बच्चे को क्या होनी है, सियानोसिस। तो अब वो बच्चा इस सियानोसिस के साथ कैसे ठीक करता है, वो सीख जाता है, वो कैसे सीखता है कि वो अपने जो टांगों को है वो पेट के साथ लगा लेता है, वो अपनी टांगों को क्या करेगा, पेट के साथ लगा लेगा। जब वो अपनी टांगों को पेट के साथ लगाएगा तो आपको पता है आपकी टांगों में क्या होती हैं, फिमोरल आर्टरीज होती हैं जो आपकी लेग्स को सप्लाई कर रही होती हैं, तो वो जब दूसरा टांगों को अपने पेट के साथ लगाएगा तो वो फिमोरल आर्टरीज में रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, मींस कि आप क्या कर रहे हो, जो एक पाइप सीधा जा रहा था उसको आपने पकड़ के मोड़ दिया, ये देखो आपकी जो टांगे हैं वो सीधी है ना, इनमें फिमोरल आर्टरीज जा रही हैं, इनको आप, इनमें सीधा पाइप जा रहा है, मींस के इनको आप अपने पेट के साथ लगाओ, इट मींस कि आपने अपनी फिमोरल आर्टरी को क्या किया, किंक किया, मींस के उसको पकड़ के मोड़ दिया, इट मींस, इट इसका मतलब है कि आपको पता है एओर्टा से ब्लड कहाँ पे जा रहा होता है, इसको दोबारा, एओर्टा से ब्लड कहाँ पे जा रहा होता है, हमारी पूरी बॉडी में, पूरी बॉडी में फिमोरल आर्टरीज भी तो आती है ना, ऐसे ही है। तो अब देखो हमारा जो प्रेशर है इधर, फॉर एग्जांपल एओर्टा से फिमोरल आर्टरीज में आगे आगे वाला जो पाइप है आपने पकड़ लिया, इट मींस कि आप मोटर को ज्यादा जोर लगाना पड़ रहा है, ऐसा ही है, ऐसा ही है ना, एक पाइप जा रहा हो उसको आप आगे से पकड़ लो तो पीछे सारा प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा ना। तो यही हो रहा है कि आपने जब वो बच्चा अपना दूसरा टांगों को पेट के साथ लगाएगा तो फिमोरल आर्टरीज में क्या हो गया, प्रेशर बढ़ गया, फिमोरल आर्टरीज में प्रेशर बढ़ा तो पीछे सारी आर्टरीज में भी प्रेशर बढ़ गया, इट मींस कि एओर्टा में भी प्रेशर बढ़ गया, एओर्टा में प्रेशर बढ़ा तो इट मींस कि आपकी जो मोटर थी जो ब्लड को पंप कर रही थी उधर भी प्रेशर बढ़ गया। तो अब देखो, अब जो ब्लड आया इधर, इधर जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया हमारे राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से कहां पे आ गया, वो राइट वेंटिकल में, तो अब उसको इधर भी ज्यादा प्रेशर मिल रहा है, हमारा ये जो क्या कहते हैं लेफ्ट वेंटिकल है उधर भी ज्यादा प्रेशर मिल रहा है, क्यों मिल रहा है, वो फिमोरल वाली हमने सारी बात समझ ली। तो अब वो क्या करेगा, वो ज्यादा से ज्यादा कहां पे जाएगा, आपके इस वाले रास्ते में जाएगा, ये वाला जो हमारा पल्मोनरी आर्टरी वाला रास्ता है, इट मींस कि अब ज्यादा ब्लड कहाँ पे जा रहा है, हमारे लंग्स में जा रहा है, तो लंग्स से जाहिर सी बात है वो ऑक्सीजनेट हो गए वापस कहाँ पे आ जाएगा, आपके राइट हार्ट में, और राइट हार्ट से ये सॉरी लेफ्ट हार्ट में, लेफ्ट एट्रियम में, एंड देन लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंटिकल में, और देन पूरी बॉडी को क्या मिलेगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलेगा, और वो बच्चा क्या करेगा, अच्छा फील करेगा, ठीक हो जाएगा। तो इसको हम क्या कहते होते हैं, बच्चे ने क्या की, स्क्वेटिंग की, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, स्क्वेटिंग, स्क्वेटिंग क्या हमारी जुबान में कहते हैं उठक बैठक करना, ऐसे ही है ना। तो बच्चे ने क्या की, स्क्वेटिंग की, स्क्वेटिंग भी क्या होता है ना, उठक बैठक, उसके दौरान भी आप उठ बैठ के देखो तो आप फीमोरल आर्टरीज में क्या है कि दूसरा रेजिस्टेंस को बढ़ा रहे हो। तो आपने क्या किया है, बच्चे ने अमल क्या किया है, उसने सिस्टेमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस को बढ़ा दिया है। सिस्टेमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस किसको कहते हैं, ये जो हमारी वेसल्स हैं एओर्टा, इससे जो भी आगे आर्टरीज निकलती हैं, मींस के आगे जो भी पाइप निकल रहे हैं, उनमें जो रेजिस्टेंस होती है, उनमें से ब्लड को गुजारने के लिए जो हमें रेजिस्टेंस का, जो हमारे लेफ्ट वेंटिकल को रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता है, उसको हम क्या कहते हैं, सिस्टेमिक, मींस के सिस्टेमिक सर्कुलेशन, वेस्कुलर मींस के वेसल्स इन्वॉल्व है, रेजिस्टेंस मींस रेजिस्टेंस। तो आपने बेसिकली क्या किया है कि जब स्क्वेटिंग की तो फिमोरल में क्या बढ़ा दी, रेजिस्टेंस बढ़ा दी, आपने मींस के पाइप को पकड़ के क्या किया, पीछे किया तो रेजिस्टेंस बढ़ाई, मींस के एओर्टा में भी रेजिस्टेंस, तो आपने बच्चे ने क्या किया, सिस्टेमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस को बढ़ा दिया। जब सिस्टेमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस बढ़ी तो डिक्रीज हो गया राइट टू लेफ्ट शंट, मींस के इधर से जो ब्लड जा रहा था फ्रॉम राइट साइड टू लेफ्ट साइड,
कम प्रेशर वाला एरिया मिल रहा था वो अब नहीं जाएगा, क्योंकि अब इधर भी प्रेशर क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो अब ब्लड ज्यादा से ज्यादा कहाँ पे जाएगा, आपकी पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा। तो यही हो रहा है कि जिसकी वजह से देन पल्मोनरी आर्टरी में, देन लंग्स में, तो लंग्स से प्रॉपर ऑक्सीजनेशन होके देन हमारी बॉडी को चला जाएगा। तो उस वजह से उसकी क्या हो जाएगी, सियानोसिस इंप्रूव हो जाएगी। तो वो आपको सवाल कैसे देगा, वो कहेगा कि बच्चा जब रोता है तो उसकी क्या होती है, सियानोसिस हो जाती है। देन वो क्या करता है कि अपनी टांगों को अपने सीने से चेस्ट के साथ लगाता है, तो उसकी सियानोसिस इंप्रूव हो जाती है। तो इस तरह वो आपको एमसीक्यूज में देगा। खैर, अब देखो बात एक और जो आपने याद रखनी है कि ये कौन सी डिजीज के साथ एसोसिएटेड है। ये एसोसिएटेड है 22q11 सिंड्रोम। इसको हम कहते हैं डी जॉर्ज सिंड्रोम। कौन सी, डी जॉर्ज सिंड्रोम। अब ये वाली जो सिंड्रोम है इसकी हमने डिटेल में फिलहाल नहीं जाना, लेकिन इसमें सिंपल आप याद रख लें कि ये वाला जो डी जॉर्ज सिंड्रोम वाला पेशेंट होता है, इसमें आपको एक तो थाइमस का हाइपोप्लेजिया मिलता है। थाइमस आपका वो ग्लैंड है जहां आपके जो लिम्फोसाइट्स है, मींस के बॉडी के जो आर्मी सेल्स है ना, वो मैच्योर होते होते हैं। ठीक है, तो अब देखो जो थाइमस है उसका क्या मिल गया, हाइपोप्ले ए प्लास्टिक थाइमस मिलता है। मींस के थाइमस की बहुत कम ग्रोथ होती है, आपको तकरीबन एब्सेंट मिलता है थाइमस। तो देखो आपके थाइमस में क्या हो रहे थे, आपके लिम्फोसाइट्स मैच्योर होते हैं, मींस के आपकी आर्मी मैच्योर हो रही थी। अब देखो थाइमस नहीं है तो आपकी आर्मी मैच्योर होगी, नहीं होगी। इट मींस के इस बंदे में आपको क्या मिल जाएगी, इम्यूनो डेफिशिएंसी मिल जाएगी, उसका इम्यून सिस्टम प्रॉपर काम नहीं कर रहा होगा। एंड देन थर्ड चीज आपको इस पेशेंट में क्या मिल जाएगी, वो ये मिल जाएगा टेट्रालोगियोफैलेट मिल जाएगा। ठीक हो गया जी। तो फिलहाल आपने डी जॉर्ज सिंड्रोम के बारे में, ये जो 22 क्रोमोसोम होता है ना, उस पे एक जीन डिलीट हो गया होता है, जिसकी वजह से ये सारे प्रॉब्लम्स अराइज कर रहे होते हैं डी जॉर्ज सिंड्रोम में। तो ये हो गया जनाब हमारा टेट्रालोगियोफैलेट वाला, जिसमें बच्चा आपके पास सियानोसिस के साथ प्रेजेंट करेगा। इसकी सारी आगे हमने देख ली डिटेल। आगे चलते हैं। इसमें इसमें आपने जो चीजें मस्ट याद रखनी है, वो डायग्नोसिस कैसे होगा आपका, बूट शेप्ड हार्ट के थ्रू। ठीक है, देन और कैसे डायग्नोसिस होगा, टैट स्पेल्स होंगे, मींस के बच्चा जब रोएगा तो उसका ब्लूइश ब्लूइश हो जाएगी डिस्कलरेशन ऑफ स्किन। देन आपने जो इसमें एमसीक्यूज याद रखना है कि डिस्प्लेसमेंट हो रही होती है किसकी, इनफंडिबुलर सेप्टम की। ठीक हो गया। एंड देन और जो चीज आपने इन चारों को आपने रट्टा लगा लेना है। एंड बाकी ये कि वो किससे ठीक होगा, स्क्वेटिंग के थ्रू। अगर आपने एमएलई करना है तो आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। ये सारा प्रोसेस की स्क्वेटिंग होगी, इंक्रीज होगी सिस्टेमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस फलाना ढमका, मींस के ये सारा प्रोसेस आपको मस्ट पता होना चाहिए। वो आपसे पूछेगा कि अगर वो स्क्वेटिंग करेगा तो उससे उसकी कंडीशन क्यों इंप्रूव हो रही है। खैर, आगे चलते हैं। आगे आ गया हमारा टोटल एनोमलस पल्मोनरी वेनस रिटर्न। दोबारा हम वही बनाते हैं। ये आपका आ गया जनाब हार्ट। ठीक है, ये आ गया राइट एट्रिया, ये राइट वेंटिकल, लेफ्ट एट्रिया एंड देन लेफ्ट वेंटिकल। अब आप लोग मुझे ये बताओ कि इधर आपके जनाब लंग्स होते हैं, लंग से कौन सी वेन्स आ रही होती है, पल्मोनरी वेन्स आ रही होती हैं। और पल्मोनरी वेन्स कहाँ पे आती होती हैं, लेफ्ट एट्रिया में। लेकिन ये जो बंदा है टोटल एनोमलस पल्मोनरी वेनस रिटर्न, पहले हम इस टर्म को तोड़ते हैं। इट मीन एनोमलस मींस एबनॉर्मल हो रहा है, पल्मोनरी वेनस रिटर्न क्या हो रहा है, एबनॉर्मल हो रहा है। तो इस बंदे में, इस पेशेंट में, ये जो बच्चा होगा इसमें पल्मोनरी वेन्स लेफ्ट एट्रिया में आके ड्रेन नहीं करेंगी। पल्मोनरी वेन्स कहाँ पे आके ड्रेन करेंगी, वो कोरोनरी साइनस में ड्रेन करेंगी। वो कहाँ पे ड्रेन करेंगी, या तो कोरोनरी साइनस में ड्रेन कर सकती हैं, या वो ड्रेन करेंगी सुपीरियर वेना केवा में। ठीक है, या वो कहाँ पे ड्रेन कर सकती हैं, आपकी सुपीरियर वेना केवा में। इन दोनों केसेस में क्या होगा कि आपका जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो लंग से आ रहा है, वो कहाँ पे आ जाएगा, दोबारा आपके, दोबारा कहाँ पे आ जाएगा, राइट हार्ट में। ऐसे ही है, हम तो चाहते थे ना वो लेफ्ट हार्ट में आए, देन लेफ्ट वेंटिकल में आए, देन सारी बॉडी को चला जाए। लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि आपका जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो क्या है कि पल्मोनरी वेन्स एनोमलस रिटर्न कर रही हैं। मींस के वो या तो कोरोनरी साइनस में डाल रही हैं या सुपीरियर वेना केवा में डाल रही हैं। ये दोनों वेसल्स तो कहाँ पे आती होती हैं, आपके राइट हार्ट में। इट मींस कि आपकी बॉडी को तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिल ही नहीं रहा। तो ये बच्चा बच्चा भी जिंदा रह सकेगा, नहीं जिंदा रह सकेगा। ये कब जिंदा रह सकेगा, या तो हो एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, मींस के इधर से ब्लड जो है, ये जो इधर अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया, ये देन लेफ्ट एट्रिया में आए, लेफ्ट एट्रिया से देन लेफ्ट वेंटिकल में चला जाए, एंड देन लेफ्ट वेंटिकल से ओल्टा और हमारी बॉडी में चला जाए। तो इट मींस के इस बच्चे के जिंदा रहने के लिए आपको क्या चाहिए, कोई ना कोई शंट चाहिए। या आपको कौन सा शंट चाहिए, इधर वाला शंट, कौन सा, पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस वाला। ताकि क्या हो कि ये जो इधर ऑक्सीजनेटेड, अब ये वाला जो ब्लड ऑक्सीजनेटेड इधर पहुंच आया है, वो इधर से कहां पे चला जाए, एओर्टा में। तो एओर्टा से आगे हमारी बॉडी को सप्लाई हो जाए। तो ये होता है टोटल एनोमलस पल्मोनरी वेनस रिटर्न। अब हम इसी चीज को पढ़ते हैं, मुझे लगता है कि ये सिंपल ही था। अच्छा, आप देखते हैं
पल्मोनरी वेन्स ड्रेन कहाँ पे कर रही हैं, आपके राइट सर्कुलेशन में, राइट एट्रियम में जाके, कहाँ कहाँ से, या तो सुपीरियर वेना केवा में या कोरोनरी साइनस में। ठीक है, तो ये एसोसिएटेड विद एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, या तो आपको एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट चाहिए या आपको क्या चाहिए, पीडीए चाहिए, ताकि क्या हो, शंटिंग ऑफ ब्लड हो, फॉर राइट टू लेफ्ट शंटिंग टू मेंटेन कार्डियक आउटपुट, मींस कि आपका जो हमारे लेफ्ट हार्ट की तरफ ब्लड जाए, कार्डियक आउटपुट हो लेफ्ट हार्ट से, देन आगे ब्लड कहाँ पे जाए, एओर्टा में, और देन कहाँ पे जाए, हमारी बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिले। अगर वो केस रहेगा तो उसमें हमारी बॉडी को तो ब्लड मिलना ही नहीं, क्योंकि ये तो आपस में ही लगे रहेंगे ना। ठीक है, तो ये आ गया हमारा टोटल एनोमलस पल्मोनरी वेनस रिटर्न। देन आगे चलते हैं, ये हमारी 5 टीज अब खत्म हो गई हैं, ये आपने 5 टीज का उसने निमोनिक लिखा हुआ है कि जिस तरह आप याद रख सकते हो। इन सब में जो आपको बच्चा है वो प्रेजेंट किसके साथ करेगा, अर्ली सियानोसिस के साथ प्रेजेंट करेगा। इनको हम कहते होते हैं ब्लू बेबीज, मीन्स के बच्चा पैदा ही क्या होगा, ब्लू होगा। तो ये या तो प्रीनेटली भी डायग्नोज हो सकता है, या जब बच्चा पैदा होता जाएगा तो आपको पता चल जाएगा, और इसके लिए आपको सर्जरी करनी पड़ती है उसी वक्त, और ठीक करना पड़ता है, या आपको क्या करना पड़ता है, पीडीए को ओपन रखना पड़ता है। तो पीडीए को आप कैसे ओपन रखते हो, एल प्रोस्टाडील दे के। ठीक हो गया, देन आगे चलते हैं, आगे इसमें लास्ट वाला आ गया एब्स्टेन एनोमली। एब्स्टेन एनोमली हमने पहले भी पढ़ा था। एब्स्टेन एनोमली में क्या है, जो बच्चे की माँ है ना, जो मदर है, वो क्या यूज कर रही है, लिथियम। और लिथियम हम किसको देते होते हैं, जिस बंदे में क्या हो, बाइपोलर डिसऑर्डर हो। अब बाइपोलर डिसऑर्डर का क्या मतलब है, बाइपोलर डिसऑर्डर में जो पेशेंट होता है उसके हाइटेंड इमोशंस होते हैं, मींस कि अचानक से बहुत ज्यादा खुश, अचानक से बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड, तो उस पेशेंट को हम क्या देते होते हैं, लिथियम। अब क्या हो कि आपने पढ़ा हुआ नहीं था, आपके पास एक प्रेग्नेंट लेडी आई बाइपोलर डिसऑर्डर के साथ, आपने उसको क्या दे दिया, लिथियम दे दिया। अब ये जो लिथियम दिया है वो उस बच्चे में क्या करवा सकता है, एब्स्टेन एनोमली। एब्स्टेन एनोमली में क्या होता है कि फॉर एग्जांपल ये आपका क्या है, हार्ट है। ठीक है, ये आपको पता है आपका राइट एट्रियम होता है, देन राइट वेंट्रिकल होता है, और इधर वॉल्व होता है, ऐसे ही है कि नहीं है। लेकिन ये जो बच्चा होगा एब्स्टेन एनोमली वाला, उसमें आपका ये जो ट्राइकस्पिड वॉल्व है ये डिस्प्लेस्ड होगा नीचे, मींस के ये देखें, इस पेशेंट में क्या होगा कि इधर इधर करके आपको ट्राइकस्पिड वॉल्व मिल जाएगा। तो आप देख सकते हो कि अब आपका राइट एट्रियम तो बहुत बड़ा हो गया है, लेकिन राइट वेंट्रिकल बहुत छोटा हो गया है। तो आप देखो ये राइट वेंट्रिकल अब प्रॉपर काम कर सकेगा, नहीं कर सकेगा। और साथ में देखो ये बहुत छोटा हो गया है, तो ये जो ट्राइकस्पिड वाल्व है ये भी प्रॉपरली बंद नहीं हो सकेगा। जब आपको पता है कोई वाल्व प्रॉपरली बंद ना हो तो उसको हम क्या कहते होते हैं, रीगर्गिटेशन। इट मींस के ये जो बच्चा होगा एब्स्टेन एनोमनी वाला, एक तो उसमें राइट वेंट्रिकल छोटा सा होगा, दूसरा क्या होगा कि उसमें ट्राइकस्पिड रीगर्गिटेशन होगी। ठीक है, तो यही उसने लिखा है कि इस पेशेंट में क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ट्राइकस्पिड वॉल्व लीफलेट्स डाउनवर्ड इनटू राइट वेंट्रिकल। ठीक है, आर्टिफिशियली एट्रलाइजिंग द वेंट्रिकल। अब ये वो क्या कह रहा है कि एट्रलाइजिंग द वेंट्रिकल, नॉर्मली क्या था कि ये जो इधर तक सारा पार्ट था वो वेंट्रिकल का था, अब लेकिन ये जो सारा पार्ट है वो किसका हो गया है, एट्रियम का। तो वही कह रहा है कि आर्टिफिशियली एट्रलाइजिंग द वेंट्रिकल। ठीक है, तो ये एसोसिएटेड किसके साथ है, हमारा ट्राइकस्पिड रीगर्गिटेशन, वो मैंने आप लोगों को बता दिया। तो और किसके साथ एसोसिएटेड है, असेसरी कंडक्शन पाथवेज, ये हमने कल या परसों तक पढ़ना है, WPW सिंड्रोम, वो वोल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, उसमें बल्कि चलो अभी बता देता हूँ, उसमें सिंपल अभी बताता हूँ। हमारी ये एसए नोड होती है, ये एवी नोड होती है। नॉर्मली क्या रास्ता होता है कि एसए नोड से सारा जो करंट है वो एवी नोड के थ्रू पास करता है, लेकिन जो WPW सिंड्रोम वाला बच्चा होता है उसमें एक और रास्ता मिल जाता है। उसमें क्या होता है, एक और रास्ता करंट के पास करने के लिए फ्रॉम एट्रिया टू वेंट्रिकल मिल जाता है, इसको हम कहते हैं असेसरी कंडक्शन पाथवे। इसको हम क्या कह देते हैं, असेसरी कंडक्शन। मींस के ये नॉर्मल पाथवे नहीं है, ये कौन सा है, असेसरी कंडक्शन पाथवे। इट मींस के ये जो होगा एब्स्टेन नॉर्मली वाला बंदा, उस बच्चा, उसमें एक तो ये वाला प्रॉब्लम होगा एब्स्टेन नॉर्मली, और साथ में क्या हो सकता है, WPW सिंड्रोम हो सकता है। और देखो इसकी वजह से क्या हो जाएगी, आपकी राइट साइडेड हार्ट फेलियर हो सकती है। अब देखो ना, राइट वेंट्रिकल एक बेचारा छोटा सा है, दूसरी बात यह है कि उससे रीगर्गिटेशन हो रही है ब्लड की ऊपर ज्यादा से ज्यादा। अब हमारे राइट वेंट्रिकल में फॉर एग्जांपल, चलो यार मैं आप लोगों को इस चीज को समझा ही देता हूँ कि इसमें राइट हार्ट फेलियर कैसे होगा। ये देखिए आपका क्या आ गया, ये आपका हार्ट आ गया। ठीक है जी, तो ये आ गया आपका राइट वेंट्रिकल। तो आप देखो राइट वेंट्रिकल ने जब कॉन्ट्रैक्ट करना था, ब्लड कहाँ पे जाना होता था, पल्मोनरी आर्टरी में। तो अब देखो इसमें तो ट्राइकस्पिड रीगर्गिटेशन है, तो ब्लड कुछ तो कहाँ पे जाएगा, आपकी पल्मोनरी आर्टरी में, और कुछ कहाँ पे चला जाएगा, वापस आपके राइट एट्रियम में। तो देखो
अब ज्यादा से ज्यादा ये जो ब्लड वापस गया है, एक तो हमारी वेन्स ब्लड लेके आएंगी राइट एट्रियम में, वो भी वापस आएगा इसमें। देन ये जो ज्यादा सारा ब्लड इसने वापस भेजा था वो भी इसमें आएगा। तो आप देखो हमारी मोटर पे लोड ज्यादा पड़ गया, तो मोटर पे जब लोड ज्यादा पड़ता है तो वो जल जाती है। तो यही होगा, पहले ये दूसरा थोड़ा सी हाइपरट्रोफी होगा, एंड देन ये क्या है कि इसकी इस्तात से काम बाहर हो जाएगा, और देन क्या हो जाएगी, आपकी हार्ट फेलियर हो जाएगी, राइट साइडेड हार्ट फेलियर हो जाएगी। ठीक हो गया जी। तो ये था हमारा एब्स्टेन एनोमली, और ये सारे हो गए कौन से, सियानोटिक हार्ट डिजीज वाला। ये सारा हमारा टॉपिक हो गया सियानोटिक, मींस कि आप बच्चा पैदा होते ही क्या होगा, ब्लू होगा। ठीक है, अब आगे हमने पढ़नी है दूसरी